सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा 6th लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्धन वंश को। और हरियाणा के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये वंश काफी इंपॉर्टेंट वंश है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्धन वंश को। वर्धन वंश, तो वर्धन वंश का उदय कब हुआ था, किसके बाद? यानी कि गुप्तों के पतन के बाद इस वंश का उदय हुआ था। गुप्तों के पतन के बाद इस वंश का उदय हुआ था। पतन के बाद जो गुप्तों के सामंत थे या सरदार थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि वो खुद एक एरिया को कवर करके उसके राजा बन गए। उन्हीं में से थे, एक थे वर्धन वंश। और वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है पुष्यभूति। यानी कि पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष कहा गया पुष्यभूति को वर्धन वंश का। लेकिन एक चीज है, किसके अकॉर्डिंग कहा गया है पुष्यभूति को प्रथम पुरुष? वो कहा गया है बाणभट्ट की पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरितम। हर्षचरितम, इस बुक के अकॉर्डिंग पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया गया है। लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे इस वंश में, हर्षवर्धन के जो अभिलेख हैं उनके अकॉर्डिंग पुष्यभूति को प्रथम पुरुष नहीं बताया गया, यानी कि उसको संस्थापक नहीं बताया गया। तो उसके अकॉर्डिंग हर्षवर्धन के अभिलेखों के अनुसार वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो बताया गया है नरवर्धन को। नरवर्धन को प्रथम पुरुष बताया गया, यानी कि संस्थापक बताया गया हर्षवर्धन के अभिलेखों के अनुसार। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, यानी कि डिटेल से स्टार्ट करते हैं। अब पुष्यभूति को ही प्रथम पुरुष मानकर, यानी कि जो पहले संस्थापक थे कौन थे? वो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति के बाद किसने शासन किया? नरवर्धन ने, जिसको हर्षवर्धन के अभिलेखों ने पहला संस्थापक माना है। नरवर्धन के बाद कौन शासन बनते हैं? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन यहां फर्स्ट लिखो, क्योंकि एक राज्यवर्धन और आएंगे इस वंश के अंदर। राज्यवर्धन के बाद शासक बनता है आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन के बाद शासक है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र होंगे जो सबसे महान हर्षवर्धन है, यानी कि पहले पुत्र होंगे इनके राज्यवर्धन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो यहां आ गया। तो राज्यवर्धन सेकंड प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं। और दूसरे पुत्र इनके जो छोटे पुत्र हैं वो हैं हर्षवर्धन, जो कि एक महानतम शासक होंगे, जिससे हमारे एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरी इनकी पुत्री थी राज्यश्री। ये वंशावली है। इसके साथ साथ हम एक बार डिस्कस करते हैं कि नरवर्धन की पत्नी का क्या नाम था? वो था वज्राणी। और राज्यवर्धन फर्स्ट की जो पत्नी थी उसका नाम था अप्सरो देवी। और आदित्यवर्धन की पत्नी का नाम था महासेन गुप्ता। महासेन गुप्ता। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती, जो कि हर्षवर्धन की माता थी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वंशावली वर्धन वंश की, ये कहाँ मिलती है हमें? कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी? यानी कि वर्धन वंश की जो संपूर्ण हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? बांसखेड़ा अभिलेख से। बांसखेड़ा अभिलेख से वर्धन वंश की हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। और बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ पे है? यूपी में है। और ये अभिलेख जो वर्तमान में है अब लखनऊ संग्रहालय में रखा हुआ है। लखनऊ संग्रहालय में है जो बांसखेड़ा अभिलेख है, जहां से हमें वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो प्रभाकर वर्धन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जहां से बनेंगे हम वहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। वैसे हमने वंशावली को डिस्कस कर लिया कि कैसा क्या वंश चल रहा था। इसके बाद है प्रभाकर वर्धन। हेडिंग बना लो, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई थी? यशोमती से हुई थी। पुत्र थे इसके, 2 पुत्र थे, जिसमें से बड़ा पुत्र कौन सा था? राज्यवर्धन सेकंड। और दूसरा पुत्र था हर्षवर्धन। और पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री की शादी किससे हुई थी?
ग्रह वर्मा के साथ, जो मोखरी वंश से संबंधित है। कौन से वंश से थे? मोखरी वंश से। कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा कौन थे? कन्नौज के शासक। और किस वंश से संबंध रखते थे? मोखरी वंश से संबंध रखते थे। अब प्रभाकर वर्धन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी सिर्फ उपाधि ही पढ़नी हमें कि प्रभाकर वर्धन को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी। तो पहली उपाधि लिखो, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी किसको? प्रभाकर वर्धन को। दूसरी थी सिंधु राजवार की उपाधि। और तीसरी थी हुण हरिण केसरी। हुण हरिण केसरी की उपाधि प्राप्त थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हुण हरिण केसरी की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन थे, तो प्रभाकर वर्धन थे। लेकिन यह उपाधि किसने धारण करी थी? राज्यवर्धन सेकंड ने भी धारण करी थी, क्योंकि यह हुणों के साथ आक्रमण हुआ था। हुणों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें विजयी होने के बाद इन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। और हुणों को किसने हराया था? राज्यवर्धन ने भी हराया था और प्रभाकर वर्धन ने भी हराया था। इसलिए दोनों को हुण हरिण केसरी से सम्मानित किया गया था, यानी कि प्राप्त करी थी वो उपाधि उन्होंने। इसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है कब? 605 ईस्वी में। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बीमार होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब राज्यवर्धन युद्ध के लिए गए हुए थे कहां पर? हुणों के साथ, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है पीछे से प्रभाकर वर्धन की। तो लेकिन राज्यवर्धन उनके लिए चिकित्सक भी भेजते हैं। जो चिकित्सक थे रसायन, एक मिनट, रसायन और सुसेन, दो चिकित्सक थे जो जिनको राज्यवर्धन किसके पास भेजते हैं? प्रभाकर वर्धन के पास। लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बच नहीं पाते। लेकिन 605 में जब इनकी मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनेंगे? राज्यवर्धन बनेंगे। अब राज्यवर्धन शासक बनेंगे 605 में। इसके अलावा एक बार डिस्कस कर लेता हूं, मैं यही बता देता हूं कि जो इनका शासन किया था वो कहां पे किया था? थानेसर पर। और थानेसर कहां है? वर्तमान में कुरुक्षेत्र में। उस टाइम पे यानी कि जो हरियाणा के अंदर थानेसर में इनका शासन हुआ करता। लेकिन उस टाइम पे हरियाणा को कहा जाया करता? हरियाणा को या हरियाणा क्षेत्र को क्या कहा जाता था? श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। बस एक ये चीज बीच में रह गई थी, इनका स्थान बताना रह गया था। तो राज्यवर्धन जो सेकंड है वो 605 में शासक बनते। इसके शासक बनते ही एक घटना घटती है। जो वो घटना क्या है कि जो इसकी बहन है राज्यश्री और उसके पति कौन है? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा कहां के शासक हैं? कन्नौज के शासक हैं, मोखरी वंश से संबंध रखते हैं। तो ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। और देवगुप्त कौन है? मालवा के शासक। मालवा के शासक द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। और राज्यश्री का अपहरण कर लिया जाता है किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। लेकिन जब उसकी राज्यवर्धन की जो बहन है उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके जो राज्यश्री के हस्बैंड उसकी हत्या कर दी जाती है, तो राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है? राज्यवर्धन कर देता है। राज्यवर्धन सेकंड द्वारा कर दी जाती है। अब देवगुप्त का एक मित्र था। देवगुप्त का मित्र था कौन? शशांक, जो बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक था। तो जो शशांक है वो किसकी हत्या कर देगा? फिर वो राज्यवर्धन की हत्या कर देगा, यानी कि अपने मित्र का मौत का बदला ले लेगा वो। यानी कि उसकी हत्या का बदला कौन लेता है? शशांक लेता है। इसके बाद अब राज्यवर्धन की भी मृत्यु होगी 606 में।
ये सारी चीज 606 ईस्वी में हुई थी। 605 में वो शासक बनता है, 606 में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ इतनी बात पढ़नी है राज्यवर्धन के बारे में। इसके बाद अब शासक जो बनेगा वो बनेगा हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ही बदला लेगा अब अपने भाई का भी, हर्षवर्धन। उससे पहले हर्षवर्धन के बारे में जो बेसिक बातें हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो जान लेते हैं कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी 647 ईस्वी में। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था, यानी कि वो शासक कब बना था राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु के बाद, यानी कि 606 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हो गया। इसके बाद वंश, पता ये किस वंश से संबंधित है, पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित है, वर्धन वंश। वर्धन वंश को और पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वर्धन वंश भी बोला जाता है, क्योंकि संस्थापक यही थे। उसके बाद वर्धन वंश की माता का नाम क्या है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, यशोमती। पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन। अब सारी डिटेल एक जगह मैं कलेक्ट करके लिख रहा हूं हर्षवर्धन के बारे में। पिता और बहन राज्यश्री, जिसका अपहरण किसके द्वारा कर लिया गया था, देवगुप्त के द्वारा, राज्यश्री। इसके पति कौन है, गर्हवर्मा, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, देवगुप्त ने कर दी थी। उसके बाद राजधानी, राजधानी कौन कौन सी है, थानेसर और कन्नौज को वो दोबारा दूसरी राजधानी घोषित करता है, क्योंकि गर्हवर्मा कन्नौज के शासक थे। इसकी मृत्यु के बाद वो कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर देता है। ये थी बेसिक बातें हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन के बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके भाई हर्षवर्धन के जो भाई हैं, हर्षवर्धन के भाई कौन थे, राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने कर दी, शशांक ने कर दी। और शशांक कहां का शासक था, बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक था। तो हर्षवर्धन क्या करता है, असम, जो उस टाइम पर कामरूप था, कामरूप असम लिख देता हूं, यहां के शासक है भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा से संधि कर लेता है, और संधि करके शशांक से युद्ध करता है। लेकिन जब शशांक के ऊपर हमला होता है तो शशांक वहां से बच के निकल जाता है, यानी कि बंगाल पर फिर किसका अधिकार हो गया था, हर्षवर्धन का। और फिर वो इस भास्कर वर्मा के साथ बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन वहां से शशांक जीवित निकल जाता है। तो इस तरीके से हर्षवर्धन ने उसका शासन मतलब उससे छीन लिया था, ऐसे कह सकते हो। लेकिन शशांक अभी तक मरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना बदला ले लिया। अपनी और बहन को फिर हर्षवर्धन सती होने से पहले उसको ढूंढ लेता है, यानी कि जब इसके पति गर्हवर्मा की हत्या कर दी जाती है तो सती होने के लिए जंगल में चली जाओ है कौन, राज्यश्री। लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन उसको ढूंढ लेता है। उसके बाद हर्षवर्धन से 2-3 क्वेश्चन बढ़ते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन ने एक अभियान चलाया था, दक्षिण दिग्विजय अभियान। दक्षिण दिग्विजय अभियान चलाया था किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन जब यह अभियान चला तो पहला ही युद्ध हर्षवर्धन हार जाता है। किससे हार जाता है, पुलकेशियन द्वितीय से, जो कि चालुक्य शासक था। और हर्षवर्धन की पहली और आखिरी हार होती है। ठीक है, इस युद्ध की जानकारी है जो दक्षिण दिग्विजय अभियान के दौरान जो इसकी हार हुई थी, किससे हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था, जो चालुक्य वंश के शासक थे। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है हमें, एहोल अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है हमें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। एहोल अभिलेख लिखा किसने था, यहां से क्वेश्चन बनता है
ये लिखा था रवि कीर्ति ने। और लिखवाया किसने था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने ही लिखवाया था। एहोल अभिलेख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अब एहोल अभिलेख किसने लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। लिखा किसने? रवि कीर्ति ने। और एहोल अभिलेख से जानकारी क्या मिलती है? दक्षिण दिग्विजय अभियान की जानकारी मिलती है, जिसमें पुलकेशिन और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन ने एक चीज अभियान और चलाया था, जिसे पंच भारत विजय अभियान कहा जाता है। पंच भारत विजय अभियान किसने चलाया था? हर्षवर्धन ने चलाया था। इस अभियान में हर्षवर्धन ने कौन कौन से क्षेत्रों को जीत लिया था? जैसे कि पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल व उड़ीसा को जीत लिया था। उड़ीसा को जीता था। और हर्षवर्धन का जो अंतिम अभियान था वो कब चलाया गया? अंतिम अभियान चलाया था 643 में चलाया था, जिस अभियान के तहत उसने उड़ीसा को जीता था। यानी कि उड़ीसा को अंतिम अभियान में जीता था इसने, हर्षवर्धन ने। ये तो थी बेसिक बातें हर्षवर्धन के बारे में, अभियान के बारे में। इसके अलावा एक चीज और रहेगी, मैंने याद रखी, कन्नौज का धर्म सम्मेलन और लिख लो साथ के साथ। फिर उसके बाद धर्म की बात करेंगे, उनकी बुकों की बात करेंगे और उनके नामों की बात करेंगे। यानी कि हर्षवर्धन ने एक सम्मेलन कराया था जिसे कन्नौज धर्म सम्मेलन कहते हैं। कन्नौज धर्म सम्मेलन हर्ष के द्वारा आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन, इसी को और किस नाम से जानते हैं? प्रयाग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर 5वें साल होता है, यानी कि 4 साल बाद होता है। प्रयाग सम्मेलन 5 साल में होता है, यानी कि हर 4 साल बाद। 5वें साल होता है, हर 4 साल बाद होता है। इसमें प्रयाग सम्मेलन में क्या करता है जो हर्षवर्धन है? वो दान दक्षिणा करता है। दान दक्षिणा किया करता था, हम ऐसे लिख सकते हो। इसमें जो 643 ईस्वी में है, 643 ईस्वी में, सन लिख लो, 643 ईस्वी में जब उसका अंतिम अभियान था, उस टाइम पे प्रयाग सम्मेलन वो कौन सा था? 6ठा सम्मेलन था। इसमें प्रथम दिन 3 दिन पूजा होती है। प्रथम 3 दिन पूजा होती है किस किस की? शिव की, बुद्ध की और सूर्य की पूजा होती है। सूर्य की पूजा होती है। इसी प्रयाग सम्मेलन को क्वेश्चन बनता है कि किस नाम से जाना जाता है? महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि महामोक्ष परिषद किस सम्मेलन को जाना जाता है, तो प्रयाग सम्मेलन को ही महामोक्ष परिषद सम्मेलन कहा जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे कुछ। उसके बाद हम हर्षवर्धन के धर्म की बात करेंगे। हर्षवर्धन, यहां लिख देता हूं, हर्षवर्धन के धर्म से संबंधित। अब देखो, मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो पहले हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? स्टार्टिंग में शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि प्रारंभिक दिनों में हर्षवर्धन, प्रारंभिक दिनों में यानी कि 619 तक वो किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म में मतलब शिव की पूजा वगैरह। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? सोनीपत से मुद्रा मिली थी जिस पर शिव पार्वती के चित्र थे, और लिखे लो यहां पर, शैव धर्म का अनुयायी था। और इस बात की जानकारी सोनीपत से मुद्रा मिली है। मुद्रा मिली जिस पर एक साइड तो शिव और पार्वती का चित्र था और दूसरी साइड
श्री अर्स लिखा हुआ था, श्री अर्स लिखा हुआ था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो जब एक साइड अर्स लिखा हुआ है, दूसरी साइड शिव पार्वती, तो स्टार्टिंग में शैव धर्म को मान्य करता। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को मानने लगा। और बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा में, पहले बौद्ध धर्म हीन यान शाखा को मान्य करता, हीन यान शाखा में विश्वास रखा करता, ऐसे लिख सकते हैं हम, विश्वास रखा करता। लेकिन जब एनस्वांग आया, जो यात्री था एक, एनस्वांग भी बौद्ध धर्म को मान्य करता, लेकिन एनस्वांग से प्रभावित होकर उसने कौन सी, बौद्ध धर्म को तो रखा ही रखा, लेकिन उसने शाखा बदल दी, यानी कि महायान शाखा को मानने लगा था। यानी कि बौद्ध धर्म में पहले ईनियन शाखा को मान्य करता हर्षवर्धन। उसके बाद जब वेन्सवांग आया, जो एक चीनी यात्री था, और कब आया था यो, 629 ईस्वी में भारत आया था, यहां लिखा मैंने भारत आया था। और इसके प्रभाव में आकर फिर इसने अपनी शाखा बदल दी थी, यानी कि बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान शाखा। तो फिर बाद में यो महायान शाखा को मानने लगा था, ये चीज थी। इसके बाद वेन्सवांग का नाम आ गया, तो वेन्सवांग के बारे में थोड़ी एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। हेनसांग, हेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो भारत कब आया था, 629 ईस्वी में भारत आया। उसके बाद चीनी यात्री था हेनसांग, थानेसर कब आया, यानी कि थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो यो 635 था, लेकिन 644 ईस्वी तक थानेसर में रहा। और हर्षवर्धन के समय, यह तो इसके बारे में लिख लिया। इसके बाद हर्षवर्धन के समय पर इकाई लिखो, प्रांतों को क्या कहा जाता था, यानी कि प्रांतों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो प्रांतों को क्या जाता था, भुक्ति, यानी कि प्रांतों को तो भुक्ति। उसके बाद जिलों को विष कहा जाता था, और तहसील को क्या कहा जाया करता, तहसील को कहा जाया करता पेट। और जो भुक्ति का प्रमुख होगा, यानी कि यहां लिख देता हूं, प्रमुख कौन होगा, उपरीक बोलते हैं उसको, यानी कि उपरीक कहा जाता है। और जिलों का जो अध्यक्ष होगा, यानी जो विष का प्रमुख होगा, उसे बोलते हैं विषपति। और जो तहसील का जो प्रमुख होगा, उसे बोलते हैं पाठकपति। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यहां से इस वर्धन वंश से संबंधित पूछी जाती है। इसके अलावा भुक्ति का मैंने बता दिया, विष को भी बता दिया। प्रधानमंत्री कौन था, इसी का भाई बंडी था। हर्षवर्धन का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन था, इसी का मोसेरा भाई कौन था, बंडी। और सेनापति कौन था हर्षवर्धन का, सेनापति था सिंहनाथ। और जो युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री, युद्ध व विदेशी कार्यों का जो मंत्री था, वो कौन था, वो था अवंती। ये जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं, सारे वही क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कर की, यानी कि टैक्स सिस्टम। जो हर्षवर्धन है, अपने राज्य में कुल उपज का कितने प्रतिशत भाग, यानी कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया करता, भाग कर के रूप में लिया करता, कर के रूप में लेता था, तो छठा भाग, यानी कि छठा भाग वो कर के रूप में लिया करता। अब कर की बात मैं करूं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से कुछ भी ये नहीं है कि वेस्ट है। कितने प्रकार के कर थे, यानी कितने प्रकार से कर लिया जाता था, से राज्य में कर लिया जाता था। तो वो 3 प्रकार से कर लिया जाता था। जो पहला है भाग विधि कर, भाग विधि कर। दूसरा है हिरण्य विधि, और तीसरा है बलि विधि।
ये 3 कर हुआ करते हर्षवर्धन के टाइम पे। भागविधि कर कौन सा कर था जो अन्न का रूप में लिया जाया करता, अन्न के रूप में लिया जाया करता। और हिरण्य विधि कर मुद्रा के यानी कि पैसों के रूप में लिया जाया करता, मुद्रा के रूप में लिया जाया करता। और बलि विधि कर उपहार के रूप में लिया जाया करता, उपहार के रूप में लिया जाया करता, यानी कि 3 प्रकार के कर थे। ये चीज होगी कर के बारे में। इसके बाद एक चीज और रह गई, हर्षवर्धन के नाम रह गए कि हर्षवर्धन को किस किस नाम से पुकारा जाया करता, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हर्षवर्धन के नाम, हर्षवर्धन के नाम किस किस नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन को। पंच जो भारत विजय अभियान था उसके कारण हर्षवर्धन को पंच भारत स्वामी नाम से जाना जाता था। और ये सीयू की पुस्तक में है, सीयू की पुस्तक में है। वेन्सवांग ने हर्षवर्धन को, जो वेन्सवांग है, एनसांग, उसने हर्षवर्धन को क्या कहा है, शिलादित्य कहा है। उसके अलावा बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को सौर चक्रवर्ती नाम दिया है, सौर चक्रवर्ती नाम से पुकारा है। और हर्ष को और क्या कहा जाता था, हर्ष को साहित्य सम्राट भी कहा जाता है, साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा यूरोपीय लेखकों के अनुसार, ऐसे लिखो, यूरोपीय लेखकों के अनुसार हिंदू काल का अकबर, हिंदू काल का अकबर कहा जाता है। उसके अलावा एक व्यक्ति थे गुजरात के लेखक, जो गुजराती लेखक थे, सौदल, उनके अनुसार हर्ष को कविंदर कहा गया। तो ये चीज थी हर्ष के बारे में जो इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा अगर मैं 1-2 चीज की बात करूं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड लेके, कि जो बाणभट्ट ने है उनको क्या कहा था, अभी बताया मैंने, बाणभट्ट को कहा था सौर चक्रवर्तीमान का है ना। तो उसके अलावा बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर जो लिखी गई बुक थी, राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तकें लिखो, बुक नहीं, तो कौन कौन सी थी जो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के ऊपर जो बुक लिखी थी, वो थी हर्षचरितम, हर्षचरित्र या हर्षचरितम व कादम्बरी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे 1-2 चीज और रहेगी, जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग से संबंधित 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ह्वेनसांग को क्या कहा जाता था, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। ह्वेनसांग को और क्या कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि व नीति का पंडित कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। तो ये बात थी 1-2 जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी को थैंक यू भाई।